मैं बार बार अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों पर लपेटती हुई चारपाई पे बैठे मोबाइल फोन की स्क्रीन को देख रही थी। अम्मी किचन में बर्तन समेट रही थी। अब्बा अपनी अनक नाक पे टिकाए सहन के कोने में बैठे अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। लेकिन मेरा दिल कहीं और था। स्क्रीन पे जैसे ही हामिद का नाम चमका मेरे चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने जल्दी से अब्बा की तरफ देखा जिन्होंने अखबार के पीछे अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं दबे कदमों से अपने छोटे से कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा अध खुला छोड़ के फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से हामिद की वही मानूस और धीमी आवाज़ उभरी जिसको सुनने के लिए मैं दोपहर से तड़प रही थी। उसने हमेशा की तरह हंसते हुए पूछा, क्या उसकी मंगेतर अभी तक उसका इंतज़ार कर रही थी? हम दोनों ख़ानदानों के ताल्लुकात बहुत पहले से थे, इसलिए हमारे दरमियान बचपन से ही एक बेतकल्लुफ़ी थी। लेकिन जब से मंगनी हुई थी, उसकी आवाज़ में एक अजीब सा मान और मोहब्बत का एहसास बढ़ गया था। वो फ़ोन पे मुझे अपने दफ्तर की बातें बताता, अपनी तनख्वाह के बारे में शेयर करता और फिर अचानक खामोश होकर कहता, वो शादी के बाद मेरे लिए एक अलग अलमारी बनवाएगा जहाँ सिर्फ मेरे कपड़े होंगे। मैं उसकी ये छोटी छोटी बातें सुन के तकिए में अपना चेहरा छुपा लेती और शर्म से मेरी गालें सुर्ख हो जाती। वो अक्सर कहता था, शादी के बाद हम दोनों शाम को चाय बाहर लॉन में बैठ के पिया करेंगे, और मैं बस उसके ख्वाबों के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार बैठी थी। हमारी रोज़ की ये बातें मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थीं, और मुझे लगता था कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश नसीब लड़की कोई नहीं है। आज भी हमारी कुछ देर बात हुई और फिर मैं अम्मी की आवाज़ पे बाहर निकल आई। अगले ही दिन ताई अम्मा के घर उनकी बेटी की शादी का फंक्शन था और हमारे पूरे ख़ानदान को वहाँ जमा होना था। मैंने पीले रंग का एक सादा सा सूट पहना था और बालों की लंबी चुटिया बना के शीशे के सामने खड़ी थी कि अचानक ताई अम्मा के बड़े बेटे कामरान भाई कमरे के बाहर से गुजरे। उनके हाथ में फ़ोन था और वो बहुत ऊंची और गुस्सीले लहजे में किसी से पैसों के लेन देन की बात कर रहे थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और माथे पे पसीना चमक रहा था। मुझे देख के उन्होंने अचानक अपनी आवाज़ धीमी की, फ़ोन बंद किया और एक मस्नूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के अंदर झांका और पूछा, हामिद कहाँ है? मैंने घबरा के कहा, वो तो बाहर लड़कों के साथ टेंट लगवा रहा है। जिस पे कामरान भाई ने गहरा सांस लिया और बगैर कुछ कहे तेजी से बाहर चले गए। उनकी आंखों में एक ऐसी घबराहट थी जो मैं उस वक्त समझ ना सकी, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ हामिद की तरफ ही था। थोड़ी देर बाद जब मैं किचन से कोल्ड ड्रिंक की बोतलें उठा के सहन की तरफ जा रही थी, तो मेहमानों की गहमा गहमी के बीच अचानक मेरी नज़र हामिद पे पड़ी, जो दूसरे कज़नों के साथ कुर्सियाँ सीधी कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके हाथ से कुर्सी छूटते छूटते बची। वहीं रुक गया और अपनी गहरी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी नज़रों में इतनी तारीफ और मोहब्बत थी कि मेरे हाथ कांपने लगे और बोतलों की ट्रे हिलने लगी। वो सब कुछ छोड़ के तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। जब वो मेरे पास से गुजरा तो उसने बहुत धीमे से कहा, पीले रंग में तुम बिल्कुल कोई परी लग रही हो। मैंने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली और जल्दी से कदम बढ़ाकर औरतों वाले कमरे में चली गई, जहाँ सब कज़नें तालियां बजा के गाने गा रही थीं। रात के वक्त जब हंसी मजाक अरूज पे था और सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे, मैंने देखा कि कामरान भाई हामिद को एक कोने में लेके खड़े थे और बहुत संजीदगी से उसके कंधे पे हाथ रख के कुछ समझा रहे थे। हामिद के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। वो बार बार इनकार में सर हिला रहा था, लेकिन कामरान भाई बहुत इसरार से उससे कुछ कह रहे थे। मैं दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी कि अचानक हामिद की नज़र मुझ पे पड़ी। उसे फ़ौरन अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजा ली ताकि मैं परेशान ना हूँ, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उनके दरमियान कोई ऐसी बात है जो वो सबसे छुपा रहे हैं। हामिद ने कामरान भाई की बात का जवाब दिया बगैर मेरी तरफ हाथ से इशारा किया कि वो अभी आता है, और वो उन्हें छोड़ के वहीं मेरी तरफ बढ़ गया। फंक्शन ख़त्म होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, हामिद मुझे गली के मोड़ पे मिला। रात के 12 बज रहे थे और गली में हल्का अंधेरा था। उसने मेरे हाथ में चोरी छिपे एक छोटी सी चॉकलेट थमाई और कहा, तुमने पूरे फंक्शन में कुछ नहीं खाया, मैंने तुम्हारे लिए ये बचा के रखी थी। मैंने चॉकलेट अपने हाथ में ली तो उसकी उंगलियों की गरमाइश मेरे पूरों तक महसूस हुई। उसे मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बस कुछ दिन और, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे घर आ जाओगी और मुझे तुम्हारा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैंने अंधेरे में उसका चेहरा देखा जो बहुत पुरसकून और सच्चा था, और मुझे लगा कि हामिद के होते हुए मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। अभी वक्त यूं ही गुजरता गया और देखते ही देखते हमारी शादी की तारीख भी रख दी गई। शादी में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे और मेरे घर में जैसे तिल धरने की जगह नहीं थी। सहन में हर वक्त रिश्तेदारों का हजूम रहता।
कहीं ढोलक बज रही होती तो कहीं नए कपड़ों की तय लगाई जा रही होती। उन सब के बीच मेरा मोबाइल मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ बन चुका था, क्योंकि अब दिन के वक्त हामिद से बात करना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। वो अपने घर की तैयारियों और बाज़ारों के चक्कर में मसरूफ़ था, और मैं यहाँ हर वक्त रिश्तेदारों के घेरे में घिरी रहती थी। रात को जब सब लोग थक हार के सो जाते और पूरे घर पे गहरी खामोशी छा जाती, तो मैं अपने बिस्तर पे लेट के तकिए के नीचे छुपा मोबाइल निकालती। हामिद का मैसेज स्क्रीन पे पहले से मौजूद होता था। क्या सो गई? मैं जल्दी से जवाब लिखती और फिर हमारी रात गए तक धीमी सरगोशी नुमा आवाज़ में बातें शुरू होती। वो मुझे बताता कि उसने हमारे घर के लिए पर्दे किस रंग के लिए हैं, और हंसते हुए कहता कि शादी के बाद वो मुझे सुबह जल्दी उठने की इजाज़त नहीं देगा। उन रातों की बातों में एक अजीब सी बेताबी और मासूम सी खुशी थी, जैसे हम दोनों किसी जादुई दुनिया के आगाज़ पे खड़े हों। वो कहता था उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि बस चंद घंटों बाद मैं हमेशा के लिए उसके नाम हो जाऊंगी, और मैं तकिए में मुंह छुपाकर उसकी हर बात पे मुस्कुरा देती। शादी की सुबह आई तो मेरी धड़कनें जैसे काबू से बाहर होने लगी। पूरा घर मेहमानों की आवाज़ों से गूंज रहा था, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज़ें आ रही थीं। अम्मी और कज़नें मुझे तैयार करने के लिए कमरे में ले गईं, जहाँ घंटों की मेहनत के बाद जब मुझे सुर्ख रंग का भारी अरूसी जोड़ा पहनाया गया, तो मुझे अपना आप बदला हुआ लगा। मैंने जब आईने में खुद को देखा तो मेरी अपनी ही आंखें हया से झुक गईं। सहेलियों ने मेरे हाथों पर मेहंदी के गहरे रंग को देखकर हामिद के नाम की पहेलियां पूछना शुरू कर दी, तो मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। इसी दौरान अब्बा कमरे में दाखिल हुए। उनके ऐनक के पीछे आंखें नम थीं। उनका चेहरा देखकर मेरे हलक में आंसुओं का गोला फंस गया। उन्होंने आगे बढ़ के मेरे सर पे शफ़क़त से हाथ रखा, तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं इस घर में मेहमान बन चुकी हूँ, जहाँ मेरा बचपन गुज़रा था। अचानक बाहर ढोल की थाप और पटाखों की आवाज़ें गूंज उठीं, जिसका मतलब था कि बारात आ चुकी थी। मेरी सहेलियों ने खिड़की के पर्दे को सिरका के बाहर झाँका और शोर मचाने लगीं कि दूल्हा आ गया। मैंने चोरी छुपे खिड़की की तरफ देखा, जहाँ हामिद सफ़ेद शेरवानी और सर पे सेहरा सजाए गाड़ी से उतर रहा था। सेहरे की लड़ियों के पीछे से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, और वो बहुत पुरवकार लग रहा था। उसके पीछे कामरान भाई चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी लिए मेहमानों को संभाल रहे थे, लेकिन उस वक्त किसी की तवज्जो उन पे नहीं थी। बारात के अंदर आने के बाद निकाह का वक्त आया। जब कारी साहब ने मेरे पास आके हामिद का नाम लिया और मुझसे इजाज़त मांगी, तो मेरे हाथ कांप रहे थे, और ज़ुबान से हाँ कहते हुए मेरी आंखों से दो आंसू टूट के मेरे जोड़े पे गिर गए। निकाह की रसूमात के बाद रुखसती का वो सबसे मुश्किल लम्हा आ गया, जिसका सोच के ही दिल डूब जाता था। अब्बा ने रोते हुए मेरा हाथ हामिद के हाथ में दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, और वो हामिद से कह रहे थे कि मेरी बेटी को कभी दुख न देना। हामिद ने बहुत अदब और मजबूती से अब्बा का हाथ थामा और इंतहाई संजीदगी से यकीन दिलाया कि वो मेरी आंख पे कभी एक आंसू भी नहीं आने देगा। मैं अम्मी और अब्बा के गले लग के ज़ारों कतार रोती रही, यहाँ तक कि हामिद ने मुझे सहारा दे के गाड़ी में बिठाया। पूरे रास्ते में खामोश रही, और हामिद चोरी छुपे मेरी तरफ देखता रहा, जैसे वो मुझे यकीन दिला रहा हो कि अब वो हर मुश्किल में मेरे साथ है। जब गाड़ी उसके घर के सामने रुकी तो पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों का एक नया हजूम हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ा था। रस्मों के दौरान सब कज़नें हंस रही थीं, लेकिन मेरी नज़रें बार बार घड़ी की सुइयों पर जा रही थीं, क्योंकि मैं इस सारे हंगामे से थक चुकी थी। आखिरकार रात के पिछले पहर मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे हामिद के कमरे की तरफ ले गई। कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर की फ़िज़ा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रही थी। हर चीज़ बहुत सलीके से सजाई गई थी। उन्होंने मुझे बेड पे बिठाया और मेरी भारी घूंघट नीचे गिरा के बाहर चली गईं। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अब मैं उस कमरे में अकेली थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ थीं। मैं घूंघट के पीछे से फर्श पे पड़ते हुए साए को देखकर हामिद के कदमों की आहट का इंतज़ार करने लगी। घूंघट के पीछे छुपी मैं अपने ही दिल की धड़कनों को साफ सुन सकती थी, और गुलाब के फूलों की तेज़ खुशबू मेरे एसाब पे तारी हो रही थी। कुछ ही देर में दरवाजे का लॉक खुलने की धीमी सी आवाज़ आई। मेरे पूरे वजूद में एक सनसनाहट दौड़ गई। वो कमरे में आया, उसके कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास आके बैठ गया तो बेड के गद्दे में हल्का सा झुकाव पैदा हुआ, जिससे मेरा दिल और तेज़ी से धड़कने लगा। उसे कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद बहुत नरमी से अपने दोनों हाथों से मेरा घूंघट ऊपर उठाया, तो मेरी नज़रें शर्म के मारे खुद ब खुद बेड पे जम गई। उसे मेरी थोड़ी को अपनी उंगलियों के लम्ब से हल्का सा ऊपर उठाया।
اور जब मेरी नज़रें उसकी गहरी और मोहब्बत पाश आंखों से टकराईं तो उसके चेहरे पर एक सहर अंगेज मुस्कुराहट थी। उसे बहुत धीमे लहजे में कहा, आज उसे यकीन आ गया है कि वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है, क्योंकि जिस लड़की को उसने हमेशा दूर से चाहा था वो आज दुल्हन बन के उसके सामने उसके कमरे में बैठी थी। और मेरे बिल्कुल करीब से रकाया और मेरा कामता हुआ दायां हाथ अपने दोनों हाथों के प्याले में ले लिया। उसके हाथों की गर्मिश मेरे पूरों से होती सीधे मेरे दिल तक उतर गई और मेरी सारी थकन एक पल में गायब हो गई। उसे अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। उसे खोल के उसमें से सोने की एक इंतहाई नाजुक और खूबसूरत अंगूठी निकाली जिस पे एक छोटा सा नगीना चमक रहा था। उसने वो अंगूठी मेरी उंगली में पहनाते हुए कहा, ये उसकी तरफ से हमारी नई जिंदगी का पहला छोटा सा तोहफा है, और वो वादा करता है कि वो जिंदगी के हर मोड़ पे मेरा इसी तरह हाथ थाम के चलेगा, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। मैंने शर्माते हुए बहुत धीमी आवाज में उसका शुक्रिया अदा किया तो वो हल्का सा हंस दिया और कहने लगा, अब हम दोनों के दरमियान शुक्रिया जैसे रस्मी लफ्जों की कोई जगह नहीं। हम दोनों बेड पे टेक लगाए बैठ गए। उसने आने वाले दिनों के ख्वाब बुनने लगा। उसने बताया कि वो कैसे अगले हफ्ते मुझे शहर से बाहर लेके जाएगा और हम दोनों वहाँ घंटों अकेले गुजारेंगे। वह हमारे कमरे की एक एक चीज़ के बारे में मुझसे मेरी पसंद पूछ रहा था, कि मुझे अलमारी में अपने कपड़े किस तरह रखने हैं और मुझे किचन में क्या बनाना सबसे अच्छा लगता है। उसकी बातों में इतनी अपनायत और प्यार था कि मेरा झिझक का एहसास बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं भी मुस्कुरा के उसकी बातों का जवाब देने लगी। उसे मेरे सर को बहुत नरमी से अपने कंधे पर टिकाया, मेरे बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगा। उस लम्हे मुझे लगा कि वक्त यहीं थम जाए और कायनात की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग न कर सके। वो मुसलसल हंस हंस कर हमारे बचपन के किस्से याद कर रहा था कि कैसे वो छुप छुप के मुझे देखा करता था और मैं उसे देख के मुंह फेर लेती थी। अभी हमारी बातों का ये खूबसूरत सिलसिला चल ही रहा था कि रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी कि अचानक कमरे की साइड टेबल पर रखा उसका मोबाइल फ़ोन तेज़ वाइब्रेशन और रिंग टोन के साथ बज उठा। उस अचानक आवाज़ पे हम दोनों चौंक गए। उसे हल्की सी नागवारी के साथ हाथ बढ़ा के फ़ोन उठाया। जब उसे स्क्रीन पे चमकते नंबर को देखा तो उसके माथे पर अचानक 3 गहरी लकीरें उभर आईं। उसके चेहरे की वो खूबसूरत मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। उसकी जगह एक अजीब सी संजीदगी और घबराहट ने ले ली। उसे फ़ोन कान से लगाया और दूसरी तरफ से आने वाली बात को बहुत गौर से सुनने लगा। वो खुद कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसका चेहरा लम्हा बलम्हा जर्द होता जा रहा था और उसकी गिरफ्त मोबाइल पे मजबूत होती जा रही थी। मैं उसकी हालत देख के अंदर से बुरी तरह डर गई और बेड पे सीधी होके बैठ गई। फ़ोन बंद करने के बाद हामिद ने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पहले वाली चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा इज़्तिराब था। उसने मेरे दोनों कंधों पे हाथ रखा और बहुत नरमी से लेकिन कांपती हुई आवाज़ में कहा, एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है और उसे बस 5 मिनट के लिए बाहर जाना होगा। मैंने घबरा के उसकी शेरवानी का पल्लू थाम लिया और पूछा, इस वक्त रात के इस पहर कौन सा ऐसा ज़रूरी काम आ गया और किसका फ़ोन था? लेकिन उससे मेरी बात का कोई वाज़ेह जवाब न दिया। उसने मेरे माथे पर अपने लब रखे, मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बस गली के मोड़ तक जा रहा हूँ और 5 मिनट में वापस आके तुम्हारे पास बैठ जाऊँगा। वो बेड से उठा, अपने कपड़े दुरुस्त किए और तेजी से कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया और पीछे दरवाज़ा बंद होने की भारी आवाज़ गूंजी। हामिद के जाने के बाद कमरे में दोबारा वही गहरी खामोशी छा गई, लेकिन अब उस खामोशी में वो पहले जैसी खुशबू और सुकून नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खौफ रेंग रहा था। मैं बेड पे अकेली बैठी बार बार दीवार पे लगी घड़ी की सुइयों को देखने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट और फिर देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया, लेकिन हामिद वापस नहीं आया। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे और मैंने बेड से उतर के कमरे की बड़ी खिड़की का पर्दा सिरकाया और बाहर लॉन की तरफ झांका। बाहर घुप अंधेरा था और गली में दूर दूर तक कोई लाइट भी नहीं चल रही थी। हर तरफ एक सुनसान और हौलनाक सन्नाटा था, जो मेरे दिल के खौफ को मजीद बढ़ा रहा था। मैं वापस बेड पे आके बैठ गई और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को चटखाने लगी। मेरी नज़रें मुसलसल बंद दरवाजे पे जमी हुई थीं कि अब हैंडल हिलेगा और हामिद अंदर दाखिल होगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी सांसें भारी होती जा रही थीं। रात का स्याह साया गहरा होता जा रहा था। मैं बार बार बेड की सिलवटों को अपने हाथों से सीधा करती, और फिर घबरा के उठ खड़ी होती। कमरे की हर चीज़ जो चंद मिनट पहले मुझे ख्वाब की तरह खूबसूरत लग रही थी, अब मुझे काटने को दौड़ रही थी। मैंने दीवार पे लगी घड़ी की तरफ देखा। 2 बज रहे थे, यानी हामिद को गए हुए पूरा 1 घंटा हो चुका था।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिल तड़प रहा था कि बाहर निकल के सास के कमरे का दरवाज़ा खटखटाऊं और उनसे पूछूं कि हामिद कहाँ गया है, लेकिन मेरी हया और नई दुल्हन का मान मेरे आड़े आ जाता कि शादी की पहली ही रात मैं इस तरह सबको जगा के क्या कहूँगी। मैं वापस बेड पे आके बैठ गई। मेरा भारी दुपट्टे का पल्लू मेरे सर से बार बार सिरक रहा था और मैं उसे बेध्यानी में दुरुस्त करने लगी। चेहरे का मेकअप और बालों में लगी पिनें अब मुझे चुभने लगी थी। मैंने आईने के सामने जाके खड़ी हुई और अपने माथे पे लगी बिंदिया को उतारा और साइड टेबल पे रख दिया। आईने में मेरा अपना ही चेहरा मुझे अजनबी और खौफजदा लग रहा था। कमरे के कोने में लकड़ी की खूबसूरत मेज पर ट्रे में खाना ढांप के रखा हुआ था, जिसकी हल्की सी खुशबू कमरे में फैली हुई थी। हामिद ने कहा था कि वो वापस आके मेरे साथ खाना खाएगा, इसलिए मैंने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन अब भूख और अंदरूनी बेचैनी की वजह से मेरे पेट में अजीब से मड़ोड़ उठ रहे थे। मैंने हामिद का इंतज़ार करते करते थक कर ट्रे से कपड़ा हटाया। वहाँ कोरमा और शीर माल रखे थे जो अब बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। मैंने एक निवाला तोड़ा और मुंह में रखा, लेकिन वो निवाला मेरे हलक में कांटे की तरह फंस गया। हामिद के बगैर उस जायकेदार खाने में मुझे मिट्टी का जायका महसूस हुआ। मैंने वो निवाला मुश्किल से निगला और बाकी रोटी वहीं छोड़ के पानी का गिलास उठा लिया। पानी पीते हुए मेरे हाथ इस हद तक कांप रहे थे कि ग्लास का किनारा मेरे दांतों से टकराया और पानी की चंद बूंदें मेरे सुर्ख जोड़े पे गिर के जज्ब हो गई। मैंने अपनी भारी लहंगे को समेटा और कमरे में चहलकदमी करने लगी ताकि उस जानलेवा इंतजार का वक्त किसी तरह कट सके। बेड की बाईं तरफ उसका वॉलेट, उसकी कलाई की घड़ी रखी हुई थी। ये वही घड़ी थी जो मंगनी पे मेरे अब्बा ने उसे बड़े चाव से पहनाई थी। वो उसे कभी खुद से अलग नहीं करता था, लेकिन आज जल्दी में वो उसे यहीं भूल गया। मैंने वो घड़ी अपने हाथ में ली और उसे अपनी हथेली पे रख के देखने लगी। उसकी टिक टिक की आवाज़ उस खामोश कमरे में बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थी, जैसे वो मुझे हामिद के दूर होने के एक एक सेकंड का एहसास दिला रही हो। मैंने उस घड़ी को अपने सीने से लगा लिया और बंद आंखों से हामिद की सलामती की दुआ मांगने लगी। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि हामिद किसी बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि वह ऐसा इंसान है ही नहीं जो मुझे इस तरह अकेला छोड़ के गायब हो जाए। वक्त का पहिया चलता गया। 3 बजे और फिर 4 बज गए। बाहर अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता सुरमई रंगत में बदल रहा था। फजर की आज़ान की धीमी सी आवाज़ दूर किसी मस्जिद से उभर कर मेरे कमरे तक पहुंची। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और वज़ू करने के बाद जाए नमाज बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। मेरी आंखों से अब मुसलसल आंसू बह रहे थे और मैं सजदे में जाके रोते हुए अल्लाह से अपने शौहर की खैर मांग रही थी। नमाज ख़त्म करने के बाद भी मेरी जाए नमाज पे ही बैठी रही। अपने हाथों को उठाए हुए मैं सिर्फ उसका नाम ले रही थी कि अल्लाह, मेरी रुखसती की पहली सुबह को मुझ पर भारी मत करना। इसी कश्मकश और रोते रोते मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैं जाए नमाज पे ही सर रख के लेट गई। लेकिन मेरी नींद गहरी नहीं थी। हल्की सी आहट पे भी मेरा पूरा वजूद चौंक जाता था और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद अब वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल होगा और मुझे इस तरह फर्श पे सोता देख के गले से लगा लेगा। अभी मेरी आंखें पूरी तरह बंद भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर गली में किसी तेज रफ्तार गाड़ी के जोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उस पुरसकून सुबह के सन्नाटे को बेदर्दी से चीर दिया। मैं झटके से जाए नमाज से उठी और अभी खुद को संभाल भी ना पाई थी कि बाहर से ऐसी हौलनाक और दिल दहला देने वाली चीख उभरी जिसने मेरे पूरे वजूद को बर्फ कर दिया। मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं पागलों की तरह अपने भारी लहंगे को हाथों में समेटती हुई कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने हैंडल घुमा के दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देख के मेरी सांसें मेरे हलक में ही जम गईं। सहन का बड़ा दरवाज़ा खुला था और बाहर से 4 आदमी एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ स्ट्रेचर उठाए अंदर आ रहे थे। ताई अम्मा फर्श पे गिर के अपने बाल नोच रही थीं और घर के बाकी लोग चीखो पुकार कर रहे थे। उन सब के आगे हामिद के भाई थे जिनका हुलिया बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। कमीज़ के कॉलर फटे हुए थे और वो अपने सर पे मुक्के मार मार के रो रहे थे। मैं दीवार का सहारा लिए घुट्टों के बल वहीं बैठ गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। भाई ने चिल्लाते हुए कहा, रात को हामिद को किसी ने फ़ोन करके बाहर बुलाया। शहर के मज़ाफ़ात में उसकी गाड़ी को टक्कर मार के आग लगा दी गई। यह हामिद की लाश है। मैं रेंगती हुई उस सफ़ेद चादर के पास पहुंची। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही चादर का वो हिस्सा हटाया जहाँ चेहरा होता है, तो मेरी जुबान से एक बेआवाज़ चीख निकल गई। वहाँ कोई चेहरा नहीं था। वो पूरी तरह जल के मसक हो चुका था। एक हौलनाक काला कोयला बन चुका था जिसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये कौन है। मैंने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया कि नहीं,
یہ میرا حامد نہیں ہو سکتا، وہ تو زندہ ہے۔ لیکن تبھی کاشان بھائی نے چادر کے اندر سے اس کا جھلسا ہوا دایاں ہاتھ باہر نکالا۔ اس ہاتھ کی انگلی میں سونے کی وہ مٹیالی سی ہو چکی انگوٹھی چمک رہی تھی جو میں نے اسے دی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ میرے دل پہ جیسے کسی نے آری چلا دی۔ میں اس کی لاش پہ گر کے پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ ابھی میں اس صدمے کی گہرائی میں ڈوب ہی رہی تھی کہ اچانک روتے روتے کاشان بھائی کے تیور بالکل بدل گئے۔ انہوں نے جھٹکے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے اسٹریچر سے دور گھسیٹتے ہوئے فرش پہ پچھاڑ دیا۔ ان کی آنکھوں میں اب دکھ نہیں بلکہ ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے میری طرف انگلی اٹھائی اور دھاڑتے ہوئے کہا، یہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ حامد کا کوئی دشمن نہیں تھا، یہ سب اس منحوس لڑکی کی چال ہے۔ اس کی شادی سے پہلے کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے اور اس نے اپنے اسی آشنا کے ساتھ مل کے حامد کو رات کے اس پہر باہر بلوایا، اسے قتل کیا اور پھر ثبوت مٹانے کے لیے گاڑی کو آگ لگا دی تاکہ یہ حامد کی جائیداد اور پیسے ہڑپ کر سکے۔ میری ساس ابھی اپنے آنسو پوچھے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے زہر اتر آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے میرے سر سے عروسی دوپٹہ نوچ لیا اور مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے کہا، ہاں، یہ چڑیل ہمارے بیٹے کو کھا گئی۔ یہ رات کو کمرے میں آئی اور چند گھنٹوں میں میرا ہنستا کھیلتا بیٹا لاش بن گیا۔ میں فرش پہ پڑی تڑپ رہی تھی، اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے ساس اور دیور کے پاؤں پکڑ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھ پہ ایسا بہتان مت لگائیں۔ میں تو حامد کی محبت میں خود مر رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن میری زاری سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ کاشان بھائی نے فوراً اپنا فون نکالا، پولیس کو کال کی کہ ہمارے بھائی کا قتل ہوا ہے اور قاتل ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ کچھ ہی دیر میں باہر پولیس کی گاڑی کی سائرن کی ہولناک آواز گونجنے لگی اور میری زندگی کا سب سے تاریک ترین باب شروع ہونے والا تھا۔ پولیس کی بھاری گاڑی جب ہمارے گھر کے گیٹ پہ آ کے رکی تو اس کے سرخ اور نیلے سائرن کی روشنی دالان کی دیواروں پہ خون کے دھبوں کی طرح لہرانے لگی۔ کاشان بھائی نے مجھے بالوں سے پکڑ کے کھڑا کیا اور ایک مجرم کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگے، جہاں دو پولیس اہلکار ہتھکڑیاں ہاتھ میں لیا کھڑے تھے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر تائی اماں اور گھر کی دوسری عورتوں کی طرف دیکھ رہی تھی، اپنے ہاتھ جوڑ کے ان سے بھیک مانگ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے سرعام رسوا نہ کریں۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے حامد سے محبت کی ہے، میں اسے کیسے مار سکتی ہوں؟ لیکن سب نے اپنی نظریں پھیر لی اور کسی ایک کے چہرے پر بھی میرے لیے رحم کا کوئی جذبہ بھی دکھائی نہ دیا۔ پولیس والے نے بے دردی سے میرا نازک بازو مڑوڑا اور مجھے لوہے کی گاڑی کے پچھلے حصے میں دھکا دے دیا، جہاں بیٹھتے ہی میرے سرخ عروسی جوڑے پہ لگی چمکدار پتیوں میں سے کچھ ٹوٹ کے گاڑی کے کندھے اور لوہے کے فرش پہ گر گئیں۔ گلی کے موڑ تک جاتے جاتے میں گاڑی کی جالی سے اپنے سسرال کے اس گھر کو دیکھتی رہی جہاں میں چند گھنٹے پہلے کتنے ارمانوں کے ساتھ دلہن بن کے آئی تھی اور اب وہاں سے ایک قاتل بن کے نکالی جا رہی تھی۔ تھانے کا ماحول کسی دوزخ سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سی بو، گالی گلوچ اور خوف کی فضا تھی۔ مجھے ایک اندھیری اور بدبودار کوٹری میں بند کر دیا گیا جہاں فرش پہ جمی مٹی اور گندگی کی وجہ سے بیٹھنا بھی محال تھا۔ میں نے اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹ کے کونے میں گھٹنوں میں سر دے کے رونا شروع کر دیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل حامد کی موت کے صدمے اور اپنے اوپر لگنے والے اس بھیانک الزام کے بوجھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے تھانے پہ خاموشی چھا گئی تو کوٹری کے لوہے کی سلاخوں دار دروازے کا تالا ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلا۔ انسپکٹر اور اس کے دو کانسٹیبل اندر آئے۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں بلکہ ایک وحشیانہ چمک تھی۔ ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے حامد کے قتل کا اعتراف نامہ سائن کروانے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، اور جب میں نے روتے ہوئے انکار کیا تو انہوں نے انسانیت کی تمام حدیں پار کر دی۔ وہ 3 راتیں میری زندگی کا ایسا عبرتناک اور تاریک ترین دور بن گئیں جن کا تصور بھی میری روح کو کپ کپا دیتا ہے۔ ان قانون کے محافظوں نے میری بے گناہی کی چیخوں کو بوٹوں تلے روندا، میرے سرخ جوڑے کی دھجیاں اڑا دی اور مسلسل 3 دن تک باری باری میری تذلیل کرتے رہے، مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہے۔ میں اس اندھیری کوٹری کی دیواروں کو تکتی رہی، حامد کو پکارتی رہی، لیکن وہاں میری فریاد سننے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ بس میری اپنی چیخیں دیواروں سے ٹکرا کے میرے پاس واپس آ جاتی تھی۔ چوتھے دن جب سائنسی رپورٹ میں گاڑی کے حادثے اور آگ لگنے کا کوئی ایسا ثبوت نہ ملا جو مجھ سے جڑا ہو اور اعلیٰ افسران کے دباؤ کی وجہ سے کیس کمزور پڑنے لگا تو انہوں نے آدھی رات کے وقت مجھے تھانے کے پچھلے دروازے سے باہر سڑک پہ پھینک دیا اور دھمکی دی، اگر دوبارہ اس شہر میں نظر آئیں تو جان سے مار دیں گے۔ میں ٹوٹی ہوئی روح اور بکھرے بالوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سڑکوں پہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے میکے کی طرف چلنے لگی، کیونکہ دنیا میں اب وہی ایک آخری آس تھی جہاں مجھے پناہ مل سکتی تھی۔
جب میں اپنی گلی میں پہنچی تو فجر کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے ابا کے گھر کا لکڑی کا بڑا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے قدموں کی آہٹ آئی اور ابا نے جیسے دروازہ کھولا، مجھے اس حال میں دیکھ کے ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اندر سے امی بھی دوڑتی ہوئی آئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے گلے سے لگاتی، میرا بڑا بھائی غصے سے چلاتا ہوا باہر آیا۔ اسے ابا کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور مجھ پہ تھوکتے ہوئے کہا، تم نے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ اخباروں میں تمہارا نام آ چکا ہے کہ تم نے شادی کی رات شوہر کو مار دیا اور اب تھانے سے منہ کالا کروا کے یہاں آ گئی ہو۔ میں نے روتے ہوئے ابا کے پاؤں پکڑ لیا، ان کے جوتوں پہ اپنا سر رکھا کہ ابا خدا کے لیے میری بات سنیں۔ میں سچی ہوں، پولیس والوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، مجھے اپنے گھر کے کونے میں جگہ دیں۔ لیکن ابا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان کے گالوں پہ بہتے آنسو گواہ تھے کہ وہ معاشرے کے خوف کے سامنے ہار چکے تھے۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کے زور سے گلی کی تپتی سڑک پہ پچھاڑ دیا اور منہ پہ دروازہ مار کے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ دروازے کے بند ہونے کی وہ بھاری آواز میرے دل پہ آخری ہتھوڑا تھی۔ میری ماں کے رونے کی آواز اندر سے آ رہی تھی، لیکن وہ دروازہ اب میرے لیے کبھی نہیں کھلنے والا تھا اور میں اس بھری دنیا میں بالکل اکیلی اور بے آسرا ہو چکی تھی۔ میکے کا بند دروازہ میری آنکھوں کے سامنے ایک گہرے اندھیرے کی طرح تنا ہوا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا گلی کے موڑوں سے ٹکرا کے گزر رہی تھی، لیکن میرے تن بدن میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ گلی کے سرے پہ لگی واحد پیلی لائٹ مٹمٹا رہی تھی اور محلے کے کتے دور کھڑے مجھے ایک اجنبی مان کر غرا رہے تھے۔ اب دن کا اجالا پھیلنے لگا اور مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی لوگ بیدار ہوں گے وہ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں گے، وہی باتیں دہرائیں گے جو میرے بھائی نے کہیں۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر چھپا لیا اور اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا تاکہ مجھے دنیا کی کوئی آواز سنائی نہ دے، لیکن میری روح کے اندر پولیس کی اس اندھیری کوٹری کی چیخیں اور حامد کا جلتا ہوا چہرہ مسلسل گردش کر رہے تھے۔ میں پورا دن اسی طرح شہر کے اجنبی اور مٹی اڑاتی سڑکوں پہ دیوانہ وار چلتی رہی۔ پاؤں کے چھالے پھٹ چکے تھے اور ان میں سے رسنے والا خون سڑک پہ لگتا جا رہا تھا۔ بھوک اور پیاس سے میرا حلق خشک ہو کر لکڑی کی طرح سخت ہو چکا تھا، لیکن مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شام ڈھلے جب میں ایک لاری اڈے کے بینچ پر نیم بے ہوش حالت میں گری تو ایک ادھیڑ عمر کی نیک دل خاتون جن کا نام آپا پروین تھا میرے پاس آ کے رکی۔ انہوں نے میری اجڑی حالت، چہرے کے نیلے نشانات اور عروسی جوڑے کے چیتھڑے دیکھ کے میری کہانی پوچھے بغیر ہی میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے ایک بڑی سفید عمارت کے سامنے لے گئیں جس کے لوہے کے باہری گیٹ پہ دارالامان کا بورڈ لگا تھا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کھولا مجھے لگا جیسے میں دنیا کے سب سے محفوظ حصار میں آ گئی ہوں، جہاں معاشرے کا کوئی بھی اژدہا مجھے نکل نہیں سکے گا۔ وہاں کا ماحول خاموش اور عجیب سا تھا۔ وہاں میرے جیسی درجنوں عورتیں اور لڑکیاں تھیں جن کے آنکھوں میں اسی طرح کے گہرے زخم اور اداسی کے سائے تھے۔ شروع کے چند دن میں نے ایک تاریک کمرے کے کونے میں بستر پر منہ چھپا کے گزار دیے۔ جب بھی کوئی میرے پاس آتا میں خوف سے سہم جاتی اور دیوار سے لگ جاتی۔ مجھے لگتا ہے شاید کوئی دوبارہ مجھ پہ قتل کا الزام لگانے آیا ہے یا تھانے کا وہ خوفناک انسپکٹر میرے سامنے کھڑا ہے۔ آپا پروین روز صبح میرے پاس آتی، میرے سر پہ ہاتھ رکھتی، مجھے زبردستی پانی کا گھونٹ پلاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں کی دوسری عورتوں کو دیکھا جو اپنے بڑے بڑے دکھوں کے باوجود صبح اٹھتی تھیں، صفائی کرتی تھیں اور اپنے بچوں کے لیے مسکراتی تھیں۔ ان کو دیکھ کے میرے اندر کی مری ہوئی لڑکی نے ایک بار پھر سانس لینا شروع کیا۔ میں نے اپنے آنسوں کو پونچھ کے فیصلہ کیا کہ مجھے جینا ہے، حامد کی محبت کو بدنامی کے داغ کے ساتھ ختم نہیں ہونے دینا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد جب میرے جسم اور روح کے زخم کچھ بھرے تو میں نے آپا پروین سے کام مانگا۔ مجھے شہر کے ایک صنعتی علاقے میں واقع ایک بڑی گارمنٹس فیکٹری میں لے گئیں جہاں سینکڑوں سلائی مشینیں اور ایک ہی ردھم میں چل رہی تھیں۔ ان کا شوہر پورے ہال میں گونج رہا تھا۔ مجھے کونے کی مشین پہ بٹھا دیا گیا جہاں مجھے روزانہ درجنوں قمیضوں کے کالر اور آستینیں سینی ہوتی۔ شروع میں مشین کی تیز سوئی کی آواز سے میرا دل دہل جاتا اور اکثر سوئی میری انگلیوں میں چبھ جاتی جس سے خون نکل آتا، لیکن میں خاموشی سے اپنی انگلی کو منہ میں دبا لیتی اور دوبارہ کام شروع کر دیتی۔ صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک میں مسلسل اس لوہے کی مشین پہ جھکی رہتی، کپڑوں کے تھان کاٹتی، سلائی کرتی، یہاں تک کہ میری کمر اور گردن میں شدید درد ہونے لگتا، لیکن یہ درد اس ذہنی کرب سے بہت بہتر تھا جو مجھے فارغ بیٹھنے پہ ستاتا تھا۔ اب میری زندگی کی ایک بالکل نئی اور سادہ سی روٹین تھی۔ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے دارالامان کی دوسری عورتوں کے ساتھ ناشتہ کرنا، پھر ایک لوکل بس کی تپتی سیٹ پہ بیٹھ کے فیکٹری پہنچنا اور دن بھر محنت کرنا۔ مہینے کے آخر میں جب مجھے میری پہلی تنخواہ کے چند ہزار ملے تو میں نے ان نوٹوں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ میری اپنی حلال کی کمائی تھی۔
उसमें न किसी ससुराल का एहसान था, न मैके का खौफ। मैंने उन पैसों से एक सादा सा सफ़ेद सूट खरीदा और अपने लिए एक छोटा सा ख्वाब देखने लगी कि शायद एक दिन मैं अपनी इस छोटी सी दुनिया में सुकून पालूंगी। हामिद की यादें मेरे दिल में महफूज रहेंगी और मैं इसी तरह अपनी इज्जत की रोटी कमा के ज़िंदगी का सफ़र पूरा कर लूंगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तकदीर ने मेरे लिए एक ऐसा मोड़ छुपा रखा है जो मेरे इस बने बनाए सुकून को एक ही पल में उखाड़ फेंकेगा। एक शाम फैक्ट्री का सायरन बजा तो रोज़ की तरह हॉल में मौजूद सैकड़ों औरतें अपनी मशीनों को बंद करके तेजी से बाहर के बड़े गेट की तरफ दौड़ी। दिन भर कपड़ों के थान उठाने और सिलाई करने की वजह से मेरी कमर बुरी तरह टूट रही थी। आंखों में थकन के साए गहरे थे। मैंने अपना पुराना सूती दुपट्टा सर पे अच्छे से फैलाया, अपना छोटा सा पर्स बगल में दबाया और फैक्ट्री की मट्टी उड़ाती गली से निकल के बड़ी सड़क की तरफ पैदल चलने लगी, ताकि हमेशा की तरह लोकल बस पकड़ के दारुल अमान वापस जा सकूं। सड़क पे शाम के सुरमई साए फैल रहे थे और गाड़ियों के धुएं और हॉर्न के शोर ने कान पड़ी आवाज़ सुनना मुश्किल कर रखा था। मैं सड़क के किनारे फुटपाथ पर सर झुकाए अपनी सोचों में गुम आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। अभी मैं बस स्टॉप से चंद गज के फासले पे थी कि अचानक एक चमकती हुई स्याह रंग की कीमती गाड़ी मेरे बिल्कुल पास से गुजरी। सड़क के एक मोड़ पे धीमी हुई। उस गाड़ी के पिछले हिस्से का शीशा आधा नीचे गिरा हुआ था और जैसे ही मेरी नज़र उस खिड़की के अंदर बैठे हुए शख्स के चेहरे पे पड़ी, मेरे कदम वहीं मिट्टी में धंस गए। मेरे हाथ से मेरा छोटा सा पर्स छूट के फुटपाथ पे जा गिरा और कायनात की हर आवाज़ मेरे लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उस गाड़ी में झुके हुए सर के साथ फ़ोन पे बात करता हुआ वो शख्स कोई और नहीं, वो मेरा हामिद था। वही तीखे नक्श, वही गहरी मानूस आंखें, उसके दाएं गाल पे मौजूद वो छोटा सा तिल जिसे मैं शादी की रात देख चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई और फिर इतनी तेज़ी से धड़कने लगी कि मुझे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगा। मैंने ज़मीन पे गिरा हुआ अपना पर्स भी नहीं उठाया और पागलों की तरह बस स्टॉप छोड़ के उस गाड़ी के पीछे भागने लगी। मेरा दुपट्टा सर से सिरक के मेरे कंधों पे आ गिरा और मेरे बिखरे हुए बाल हवा में उड़ने लगे, लेकिन मुझे किसी चीज़ का होश नहीं था। मेरी आंखें सिर्फ उसी काली गाड़ी की लैंप लाइट्स पे जमी हुई थी। सड़क पे चलते लोग मुझे हैरत और हकारत से देख रहे थे। कुछ ने मुझे दीवानी समझ के रास्ते से हटने की आवाज़ें दी, लेकिन मैं सिर्फ हामिद का नाम अपने सूखे हुए लबों पर दोहराती हुई अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता शहर के एक इंतहाई पुरसकून और पूश इलाके की तरफ मुड़ गई, जहाँ सड़कों के किनारे बड़े बड़े दरख्त लगे थे और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। मैं भागते भागते बुरी तरह हाँप रही थी। मेरे पाँव के पुराने जख्म दोबारा खुल चुके थे। उनमें से तपिश उठ रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी ताकत आ गई जो मुझे रुकने नहीं दे रही थी। आखिरकार वो काली गाड़ी एक छोटे मगर इंतहाई खूबसूरत और सफ़ेद रंग के बंगले के लोहे के गेट के सामने जा रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला, वो शख्स बाहर उतरा। उसे हल्के नीले रंग की कमीज़ पहन रखी थी, उसके चलने का वही अंदाज, उसके कंधों का वही झुकाव, बिल्कुल मेरे हामिद जैसा। उसे जेब से चाबियां निकाली, बंगले के छोटे गेट को खोल के अंदर चला गया। दरवाज़ा एक धीमी आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं उस सफ़ेद बंगले के लोहे के गेट से चंद फीट की दूरी पे एक घने दरख्त के तने से लग के खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को दबा लिया ताकि मेरी सिसकियां बाहर ना निकल सके। मेरी आंखों से अब मुसलसल गर्म आंसू बह रहे थे। मेरा पूरा वजूद सदमे और हैरत से कांप रहा था। ये कैसे मुमकिन था? जिस शख्स की मसक शुदा लाश पे मैं 3 माह पहले अपने ससुराल के घर में रोई, जिसके कत्ल का इल्ज़ाम में मैंने पुलिस की बदतरीन दरिंदगी सही और अपने वालिदैन की चोखट से धत्कारी गई, वो शख्स यहाँ इस आलीशान खामोश बंगले में बिल्कुल जिंदा सलामत और पुरसकून हालत में घूम रहा था। मेरे अंदर एकदम तजस्सुस, खौफ और गुस्से की एक ऐसी लहर उठी जिसने मेरे कदमों को उस बंगले के गेट की तरफ बढ़ने पे मजबूर कर दिया। मैंने कांपते हुए हाथ से लोहे के उस गेट को धकेला जो इत्तेफाक से पूरा बंद नहीं हुआ था। बंगले का लोहे का छोटा गेट बगैर किसी आवाज़ के खुला और मैं दबे कदमों से अंदरूनी दालान की तरफ बढ़ने लगी। पोर्च में खड़ी चमकती हुई गाड़ी के इंजन की गर्मी अभी तक हवा में महसूस हो रही थी और लाउंज का शीशे का बड़ा दरवाज़ा अध खुला था, जहाँ से अंदर की पीली लैंप लाइट बाहर के अंधेरे में रास्ता बना रही थी। मैंने अपनी कांपती हुई सांसों को रोका, अपने मैले दुपट्टे से चेहरे का पसीना पूंछा और शहर के उस दरवाजे को सिरका के अंदर दाखिल हो गई। सामने एक आरामदेह सोफे पर हामिद पीठ किए बैठा था। उसके हाथ में चाय का एक सफ़ेद मग था। जैसे ही मेरे पाँव की आहट कालीन से टकराई, वो चौंक के मुड़ा। मेरी उजड़ी हालत, पाँव से बहता खून, फैक्ट्री की मिट्टी से अटा चेहरा देख के उसके हाथ से चाय का मग छूट के फर्श पे गिरा और गर्म चाय कालीन पे फैलने लगी। वो सोफे से उछल के खड़ा हुआ
اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے لبوں سے بس ایک ہی لفظ نکلا کہ تم زندہ ہو؟ یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے ایک تلخ اور دیوانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ہاں میں زندہ ہوں حامد، لیکن تم مجھے بتاؤ تم یہاں کیسے زندہ گھوم رہے ہو، جبکہ میں نے خود تمہاری جلی ہوئی لاش پہ ماتم کیا اور تمہارے گھر والوں نے مجھ پہ تمہارے قتل کا الزام لگا کے مجھے پولیس کے جہنم بھجوا دیا، جہاں 3 دن تک میری روح کو نوچا گیا۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے آنکھوں میں شدید صدمے اور سچائی کے آنسو بھر آئے۔ اسے کانپتی آواز میں کہا، ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ خدا کی قسم مجھے اس سب کا کچھ علم نہیں۔ اس رات جب میں کمرے سے فون کال سنتے گلی کے موڑ تک گیا تو وہاں اچانک ایک کالی گاڑی آ رکی۔ اس میں سے 4 نقاب پوشوں نے مجھے زبردستی اندر کھینچا۔ انہوں نے میرے منہ پہ کلوروفارم کا رومال رکھا جس سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اسے روتے ہوئے بتایا کہ اغوا کاروں نے اسے 3 ماہ تک شہر سے دور ایک ویران گودام میں قید رکھا اور وہ مسلسل اپنے گھر والوں کے فون کا انتظار کرتے رہے کہ وہ تاوان کی رقم دے کے اپنے بیٹے کو چھڑائیں گے، لیکن گھر والوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور وہ معاشرے میں اپنی جھوٹی ناک بچانے کے لیے یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا اغوا ہو چکا ہے۔ پھر 3 دن پہلے اچانک اغوا کاروں نے اسے بغیر کوئی رقم لیے ایک سنسان سڑک پہ چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ پولیس اس کیس میں سرگرم ہو گئی ہے۔ عابد نے بتایا کہ جب وہ تہی دامن اور زخمی حالت میں واپس اپنے گھر پہنچا تو اس کی ماں اور باپ نے اسے گلے لگایا، لیکن جب اس نے میرے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انتہائی نفرت سے کہا وہ لڑکی منحوس تھی۔ وہ شادی کی پہلے ہی رات گھر میں رکھے تمام زیورات اور نقدی لے کے اپنے کسی پرانے آشنا کے ساتھ بھاگ گئے اور اس نے خود کو بچانے کے لیے یہ اغوا کا جھوٹا ڈرامہ رچایا ہے۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ وہ کہنے لگا گھر والے تمہارے پہلے دن سے ہی پسند نہیں کرتے تھے، وہ تو بس میری ضد کے سامنے ہار کے اس شادی کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اس سے جب میں غائب ہوا تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور سب کو یقین دلایا کہ تم ایک چور اور بد چلن لڑکی ہو جو سب کچھ لوٹ کے بھاگ گئی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اغوا کاروں نے ایک لاوارث جلی ہوئی لاش بھیج کے اسے میرا نام دے دیا اور میرے گھر والے اپنی نفرت میں اس حد تک گر گئے کہ میری محبت کو قاتل بنا کے جیل بھجوا دیا۔ میں نے اس کے سامنے اپنے وہ ہاتھ پھیلا دیے جن پہ ابھی تک تھانے کی کوٹری کے زخموں کے نیلے نشان موجود تھے۔ اسے بتایا کہ کیسے اس کے گھر والوں اور پولیس والوں نے میری پاک دامنی کو مٹی میں ملا دیا اور کیسے میرے اپنے ماں باپ نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ حامد گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھ گیا۔ اسے میرا زخمی پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ اسے مجھے بتایا اب اپنے گھر نہیں رہتا کیونکہ وہاں اس نے میرے ساتھ رہنے کے خواب دیکھے تھے۔ یہ گھر اس کے جگری دوست کا تھا۔ اس کڑوے سچ نے ہماری محبت کے خوبصورت خوابوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے بدلے کی آگ میں بدل دیا جس کا حساب اب ہمیں ان تمام چہروں سے لینا تھا جنہوں نے سچائی کو اپنی انا اور نفرت کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ اور آخرکار سچ سب کے سامنے آ گیا۔ حامد اب میرے ساتھ اپنے ماں باپ سے علیحدہ اسی گھر میں رہتے تھے کیونکہ ان کا دوست یہ گھر ان کے حوالے کر کے دوسرے ملک چلا گیا تھا۔ حامد کے گھر والے اکثر انہیں بلاتے تھے مگر وہ نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ سب لوگ جھوٹے اور مکار تھے۔